Good morning, students. Our today's topic is collision. As the term indicates, collision means while two bodies collide with each other, means when the path of one body is being affected by the other body, then we can say collision may occur. Suppose this is a body moving with velocity u in a straight line. Another body is kept in the path or moving with velocity v, but if velocity v is lesser than velocity of the body which is behind this, then what will happen? If the path is same, then collision will occur. तो collision का मतलब क्या हुआ? टकराना. जब ये बॉडी इसको कोलाइड करती है, इसे टक्कर मारती है. ओके, तो कब ऐसा होगा? When the velocity of forward body is less than the velocity of the body which is coming behind it. ओके, अब कोलिजन टर्म का जो मीनिंग है वो तो सिंपली टू बॉडीज का कोलाइड कर जाना. ऐसा कब होगा? उसका रीजन आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाइल द पाथ ऑफ द वन इज अफेक्टेड बाय द अदर. ओके, नाउ अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो कोलिजन में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. नंबर वन, इलास्टिक कोलिजन. नंबर टू, inelastic collision. Number one, elastic collision. Number two, inelastic collision. Okay, so what is the meaning of this elastic collision? Elastic collision means if two bodies collide in such a way that the kinetic energy before and the after collision remain same. यानी हम ये कह सकते हैं if there is no loss, if there is no loss of kinetic energy of the body after collision, यानी collision के बाद अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो. जैसे कॉलिजन ऑफ द ग्लास बॉल्स, कॉलिजन ऑफ द ग्लास बॉल्स, तो ग्लास बॉल्स जब टकराएंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा. या कॉलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स. द मीनिंग ऑफ द कॉलिजन इज नॉट दैट बॉडीज आर फिजिकली कोलाइड, but one may affect the path of the other also. तो इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे थे. तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? पहले हम सेकंड पार्ट को लेते हैं, इनइलास्टिक की बात करते हैं. इनइलास्टिक का मतलब है व्हेन देयर इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में जब लॉस हो आफ्टर कोलिजन. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी आर हैविंग अ बॉल एंड वी सपोज अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल एंड आफ्टर कोलाइडिंग विद एनी ऑब्जेक्ट इफ इट स्लोज डाउन. या और एग्जांपल इसका हो सकता है, suppose I am having a ball and I am hitting it on a loose soil, then it will not bounce because it loses its kinetic energy. Yeah, we are having a muddy wall and we are firing a bullet penetrate in the wall and stops. So loss of kinetic energy taking place. तो अगर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो कोलिजन कैसा कहलाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा.
अगर कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो कोलिजन कैसे कहलाएगा? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब इसको हम अगर आगे एक्सप्लोर करें तो देयर आर 2 पॉइंट्स मोर। नंबर 1, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन is also equal to the momentum after collision in elastic collision. In कौन सा collision? Elastic collision. I am talking about the elastic collision. Okay. तो पहला पॉइंट हो गया no loss of the kinetic energy. दूसरा linear momentum remain conserved. And the third point is the total energy remain conserved. तो kinetic energy remain conserved, linear momentum remain conserved, total energy remain conserved. So these are the point which describes the elastic collision. जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं तो लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा। यानी कोलिजन के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड घट जाएगी, स्पीड कम हो जाने पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी या वो रुक जाएगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल टेकिंग प्लेस इन इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन को भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें, while you are preparing the notes, then you should write the collision, then the definition of the collision, then you should write the parts of the collision, elastic and inelastic. Then you will write the elastic collision as a heading, and elastic collision is that in which there is no loss of kinetic energy taking place. After that you will give 1 or 2 examples of the elastic collision. फिर आप क्या लिखेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन मींस इफ लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टेकिंग प्लेस आफ्टर द कोलिजन इज नोन एज द इनइलास्टिक कोलिजन, एंड देन यू विल गिव 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। उसके बाद आफ्टर दैट अगर हम इलास्टिक कोलिजन को भी कैटेगराइज करें तो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इलास्टिक कोलिजन in one dimensions or elastic collision in 2 dimensions। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशंस मतलब हम बात कर रहे हैं कि कोलिजन होने के बाद में जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है कोलिजन के बाद में कीपिंग द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन कहलाएगा। इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन से हमारा क्या मतलब है कि आफ्टर कोलिजन सपोज द बॉडीज आर मूविंग बाय मेकिंग एन एंगल थीटा और फाई विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर वो बॉडीज मूव करने लगे आफ्टर कोलिजन तो हम उस कोलिजन को, उस इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन कहेंगे। इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मींस वेयर 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी। 1 डायमेंशन मतलब ओनली 1 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, देन दैट कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। चलिए, इन द सेम वे इन इलास्टिक कोलिजन में आल्सो बी डिवाइडेड into 2 categories: elastic collision 1 dimension and 2 dimension। इलास्टिक कोलिजन को भी, इन इलास्टिक कोलिजन को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, यहाँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। So in this way we can define the collision. Now we are considering a case of the elastic collision but in 1 dimension. Elastic collision in 1 डायमेंशन, यानी हम उस केस को स्टडी कर रहे हैं जब बॉडीज आफ्टर कोलाइडिंग following the
सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, तो हमने क्या कंसीडर करा, सपोज देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m1 initially moving with velocity u1, another body of mass m2 moving with velocity u2। तो कंडीशन ऑफ द कोलिजन क्या होगी, यानी these two bodies will collide। कब कोलाइड करेंगी, जब u2 is less than u1, जब पीछे चलने वाले बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मोर, या फॉरवर्ड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, लेस, बट फॉलोइंग द सेम पाथ। अब मैंने मान लिया कि सपोज हियर दीज टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 कोलाइड, यानी यहां पर क्या हुआ, कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन सपोज द फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 keep on moving with velocity v1 and another body of mass m2 moving with velocity v2। तो ये पूरी सिचुएशन हुई, हमने क्या कंसीडर किया था, दो बॉडी है, मास m1 m2 है, वेलोसिटी u1 u2 है, कोलिजन होने के बाद पहले वाले की वेलोसिटी v1 और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, यानी मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया। इसी तरह से कोलिजन के बाद में मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट, मोमेंटम ऑफ द सेकंड, देन सम ऑफ दीज विल बी द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहली कंडीशन कोलिजन की क्या है, लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, यानी कि m1 लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। सबसे पहला कंडीशन हमने लगाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व, यानी m1 u1 मोमेंटम ऑफ दिस प्लस m2 u2 मोमेंटम ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू m1 v1 मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट m2 v2 मोमेंटम ऑफ सेकंड। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, m1 m2 सेपरेट कर लेते हैं। m1 को सेपरेट करूं uv1 इधर आएगा, u1 माइनस v1 बच जाएगा। m2 को उधर ले जाता हूं तो m2 में भी टेकन एज अ कॉमन, v2 माइनस v2 बच जाएगा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। सेकंड केस है काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, क्या फार्मूला है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मास और इसकी वेलोसिटी के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसमें भी हाफ कैन बी कैंसिल्ड आउट थ्रू आउट एंड वी कैन टेक द कॉमन एज m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। m2 वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, m2 को कॉमन ले लेंगे, तो v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 सॉरी v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2। ये कैंसिल आउट हो, इसे a प्लस बी माइनस बी वाले फार्मूले से लिख सकते हैं, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल, ये क्या बचा u1 प्लस v1, यहाँ पर ये बचा v2 प्लस u2। सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू वी विश टू कैलकुलेट, हमें v1 v2 की वैल्यूज निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन से हम v1 और v2 की वैल्यूज को पुट करेंगे, सही है, इन अदर टर्म्स ऑफ द अदर पैरामीटर्स इन सच अ वे दैट वी शुड कैलकुलेट v1। तो अगर हमें v1 निकालना है तो v2 को एलिमिनेट कर देंगे। v2 एलिमिनेट कैसे होगा, v2 की वैल्यू इस इक्वेशन से u1 प्लस v1 माइनस u2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड, 1 और थर्ड से, तो m1 सही है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, v2 की वैल्यू मैंने क्या रखी, u1 प्लस v1 माइनस u2, और माइनस u2 यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई m2 u1 प्लस m2 v1, ये हो गया 2 u2 और m माइनस टू m2 u2, ये आ गया। अब हमें ऑब्टेन क्या करना, v1, तो v1 के लिए इसे सिंप्लीफाई करें, v1 की टर्म एक साइड ले आइए, इसे उधर ले जाइए चाहे, तो ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू v1, और इस साइड में क्या आ रहा है, ये वाली टर्म आ रही है, इसमें से u1 कॉमन है, तो m1 माइनस m2 u1, सही है, ये इधर आया प्लस 2 m2। अब m1 प्लस m2 से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो v1 में भी रिटेन एज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी of the first body after collision. In the same way, the velocity of the second body can be calculated. Second की velocity क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। यानी कि जब हम इसी तरीके से बाय सिंपल अप्लाइंग दिस एल्जेब्रिक मेथड, तो हम v2 की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, तो ये आंसर आएगा। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी which undergoes elastic collision in one dimensions. So this is our topic, today's topic, and this is completed.